हेलो नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का भाग नंबर 1। मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, उस दिन उस अनुच्छेद संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन पीछे के वीडियो में या पीछे की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ के कितनी हो चुकी है? 12। तो सवाल आता है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपने कहीं से भी पढ़ा हो या किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि 450 प्लस अनुच्छेद आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 450 प्लस अनुच्छेद आ रहे हैं। भाग 25 के करीब आ रहे हैं। ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों आ रहे हैं, ये मैं बात करूं तो आपको पता है अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन कैक है, ABC, ऐसे करके उनके पार्ट और ऐड कर दिए गए। तो उन सभी को जब आप काउंट करोगे तो डिजिट आएंगी ये। लेकिन जब आप उन पार्टों को काउंट ना करके और डायरेक्ट देखोगे तो अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही अनुच्छेद हैं। तो साथियों, एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि 451 अनुच्छेद आ रहे हैं, 455 आ रहे हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में सवाल आ रहा है, ऑप्शन आएंगे कितने? 395 ही माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे? 395 ही माने जाएंगे। भागों की बात करूं, सेम वही बात, जैसे आपको पता है भाग 4 कै जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51 कै हो गया उसमें। तो वही चीज अगर कैक है, ABC को अपन काउंट करें तो भाग में भी वही कंडीशन है, बढ़ चुके हैं। लेकिन क्रम से 1 2 3 काउंट करें तो कितने होते हैं? वही 22 ही भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 ही भाग हैं। तो आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो आंसर क्या माना जाएगा? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन आएगा साथ में ये आएगा और ये ही एग्जाम सही मानती है। लेकिन बात अगर अनुसूची की हो तो मूल संविधान में 8 थी, मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान पूछता है तो कितनी है? 12 हैं। ठीक है, एक एक अनुसूची की अपन ने बात की है पीछे क्लास में। जो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, विस्तार से अपन बात कर रहे हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, उसको आप आराम से कवर कर सकते हो अच्छे स्कोर के साथ। सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वो सभी बातें अपन यहाँ देख रहे हैं। तो बात करता हूँ मैं आज की, तो एक एक भाग को पढ़ेंगे अपन और उसमें आने वाले एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। तो आप देखना, भाग नंबर 1 की बात करें आज अपन। भाग नंबर 1 क्या बोलता है और कहां से लेके कहां तक है, कितने अनुच्छेदों में है भाग नंबर 1? तो भाग नंबर 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। इसका मतलब अनुच्छेद 1 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, 3 भी है और 4 भी पढ़ना है। चारों अनुच्छेदों की अपन एक एक करके बात करेंगे।
साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आएंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों में, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी अपन साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो भाग नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बोलता है भाग नंबर 1 कि भाग नंबर 1 बोलता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे अपन। मैंने पहले बताया आपको पिछली क्लासों में कि अनुसूची पहली हो, अनुच्छेद पहला हो या भाग पहला हो, अगर देश का संविधान पढ़ रहे हैं तो बात किसकी होगी, सबसे पहले देश की बात होगी। किसकी बात होगी, देश की बात होगी। तो आज भी अपन इसी क्लास में वही बात करेंगे, देश की, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और उसमें लिखा क्या गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद आता है 1। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, सबसे पहले अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 बोलता है हमारे देश का नाम और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएंगे उसके बारे में। तो ध्यान से देखना, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया, ये तो हो गया हमारे देश का नाम। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का क्या है, संघ है। क्या है, संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है, संघ है। मैं आपको बता दूं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 1। आगे जो 3-4 पढ़ेंगे अपन इंपॉर्टेंट वो भी हैं, लेकिन भाग नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुच्छेद 1। सवाल पूछे जाते हैं इस लाइन से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि हमारे संविधान में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है, या हमारे देश का क्या नाम लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। हिंदुस्तान नाम का जिक्र नहीं है, हिंदुस्तान नाम का जिक्र नहीं है। क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। एक भारत नाम दिया गया हमारे देश को और एक इंडिया नाम दिया गया है। तो ये याद रखना, भारत अर्थात इंडिया। सवाल आता है, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का नाम है संविधान में, ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है या किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आपको आंसर का जवाब देना है। क्या आंसर देना है सवाल का, कि अनुच्छेद 1 में। क्या जवाब देना है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया अपना। भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का नाम लिखा गया है किसमें, संविधान में। आगे जो लाइन दी गई है वो क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो मैंने पीछे क्लास में आपको बताया, सवाल आता है भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का क्या है। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ये सवाल बहुत सारी एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। मैंने एक बिंदु और बताया आपको कि संघ ना आए ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में मान लो संघ नहीं है और समूह है, संगठन, ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो उस समय अपन आंसर क्या देंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या, यूनियन। क्या ऑप्शन मिलेगा, यूनियन। ध्यान देना, भारत राज्यों का संघ है, संघ ऑप्शन आ रहा है तो संघ ऑप्शन सही है। ऑप्शन संघ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन क्या आएगा, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। क्या है, यूनियन है। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये।
साथ साथ में आप लिखते रहना। तो क्या है ये? यूनियन है भारत राज्यों का। यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में संघ को, इंग्लिश में संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। आपके सामने इसके साथ साथ ऑप्शन समूह भी आएगा। क्या आएगा? समूह आएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। संघ ना आए तो ऑप्शन क्या आएगा? यूनियन आएगा। यूनियन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आप, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। एक नाम और बताता हूं मैं, उसका अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। उसका अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। नाम है फेडरेशन। फेडरेशन नाम है। फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। यूनियन का अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। लेकिन फेडरेशन ऑप्शन अगर आए तो सही नहीं होगा। मान लो सवाल आया भारत राज्यों का क्या है? ऑप्शन है समूह, संगठन, यूनियन, फेडरेशन। तो उस कंडीशन में अपन क्या सही करेंगे? आप तो बोलते हो सर फेडरेशन का अर्थ भी संघ है और यूनियन का अर्थ भी क्या है? संघ है। तो अपन इस कंडीशन में क्या सही मानेंगे? सही क्या होगा? हमारे संविधान की तरफ से या हमारे संविधान के लिए जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए सही क्या होगा? यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन होगा। अब सवाल आ रहा है आपके दिमाग में, ऐसा क्यों? जब इसका अर्थ संघ है, इसका अर्थ भी संघ है, तो फिर दोनों सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सही होने चाहिए। लेकिन अकेला यूनियन ही क्यों? अकेला यूनियन ही क्यों? तो मैं बताता हूं आपको यूनियन ही क्यों। यूनियन और इस फेडरेशन में अंतर क्या होता है? यूनियन और इस फेडरेशन में अंतर क्या होता है? तो मैं इन दोनों की बात करूं, यूनियन और फेडरेशन में अंतर की, तो देखना इसका अर्थ मैंने बताया यूनियन, और फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है? यूनियन संघ होता है। क्या होता है? संघ होता है। तो इसका अर्थ भी क्या है? संघ है। और यूनियन का अर्थ भी क्या है? संघ है। फर्क क्या है इन दोनों में? ये फेडरेशन चलता है अमेरिका में। बात करूं मैं उदाहरण की, तो अमेरिका में फेडरेशन चलता है और अपने यहाँ इंडिया में क्या है? यूनियन है। फर्क है क्या है फिर दोनों में? संघ ही मतलब है। अगर हिंदी में अर्थ दोनों का संघ है तो फर्क है क्या है इसमें? फर्क देखना। उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो मैं आपके सामने एक गिलास में मैंने पानी लिया और एक गिलास में और ले रहा हूं, इसमें मैंने दूध लिया है और दोनों को मिला दिया। एक गिलास में मैंने पानी लिया, एक गिलास में दूध लिया और दोनों को मिला दिया। इधर उदाहरण के तौर पे देखें तो एक गिलास में मैंने दूध लिया और एक कटोरी में मैंने क्या लिए हैं? चावल लिए हैं। एक गिलास में दूध लिया और एक कटोरी में मैंने चावल लिए, दोनों को मिला दिया। इधर भी दोनों को मिला दिया और इधर भी दोनों को मिला दिया। होता क्या है? यहाँ दूध में जब पानी मिलाएंगे तो रहेगा दूध ही। दूध में जब पानी मिलाएंगे तो रहेगा दूध ही। आपको पता है दूध ही रहेगा। और इधर जब दूध में चावल मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? खीर। क्या बन जाएगी? खीर बन गई। अब देखना, इस खीर से आप चावल अलग कर सकते हो। खीर से आप चावल अलग कर सकते हो या खीर से चावल निकाल सकते हो। और इस दूध में से क्या पानी अलग हो सकता है क्या? इस दूध में से पानी अलग हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे देश में अगर कोई राज्य शामिल हो गया, हमारे देश में अगर कोई राज्य शामिल हो गया तो फिर वो अलग नहीं हो सकता। फिर वो अलग नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, फिर वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वो राज्य अलग हो सकता है चाहे तो। वो राज्य अलग हो सकता है चाहे तो। आप इस खीर से समझ सकते हो कि इस खीर से चावल चाहे तो अलग हो सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका में क्या चलता है? फेडरेशन। अर्थ समझ में आ गया। और यहाँ इंडिया में क्या चलता है? यूनियन चलता है। दोनों का हिंदी में अर्थ एक ही है। क्या है? संघ है। ये चलता है अमेरिका में। ये चीज़ ध्यान रखना आप। कहाँ चलता है? अमेरिका में। और मैंने पहले क्लास में आपको बताया था अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है। राज्यों की नागरिकता अलग है,
क्योंकि ये अलग हो सकते हैं, ये चाहें तो अलग हो सकते हैं। और ये क्या है, ये केंद्र से अलग है, केंद्र से बंधे हुए नहीं है। तो इसलिए इसमें कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। और यहाँ भारत में आपको पता है कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता अपन ने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से। तो समझ में आया, भारत राज्यों का संघ है, संघ नहीं है तो क्या है, यूनियन है। और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है और फेडरेशन का अर्थ भी क्या होता है, संघ होता है। लेकिन फेडरेशन अपने इंडिया में नहीं, कहाँ पे चलता है, अमेरिका में। अपने इंडिया में क्या चलता है, यूनियन। क्या आता है, यूनियन। और ये उदाहरण से अपन ने ये चीज़ें कवर कर ली। समझ में आई बात। आगे चलते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए गए हैं, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए गए हैं, बात करते हैं उसकी। तो राज्य क्षेत्र में शामिल, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या शामिल किए गए हैं, ध्यान से देखना। एक तो भारत के राज्य शामिल किए गए हैं, भारत के राज्य शामिल किए गए हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, भारत के राज्य हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो अगर मान लो अपन दूसरे देश से कोई हिस्सा अर्जित करते हैं तो वो भी कहाँ शामिल होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। तो अर्जित क्षेत्र एक क्या आएगा, अर्जित क्षेत्र। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि निम्न में से क्या भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, या किसको भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। ये भाषा के सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। वही सवाल हैं जो और पढ़ने वाले स्टूडेंट से हमें आगे लेके जाते हैं। तो ध्यान देना इस बात पे, राज्य क्षेत्र में शामिल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। इसी के साथ अपन बात करें कि वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो कौन कौन से हैं, उन सभी की अपन बात करते हैं। तो वर्तमान में आपको पता है, मैंने पीछे क्लास में बताया कि 28 तो क्या है, राज्य हैं। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो, कि केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर को तोड़ के उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो होने चाहिए 9, लेकिन मैंने पीछे क्लास में भी बताया और एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि 9 नहीं है, 8 है। एक बिल पारित हुआ था संसद में 3 दिसंबर 2019 को। उसमें क्या था कि दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिला के एक कर दिया। दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक कर दिया। इसका मतलब पहले वाले 7 में से तो कितने रह गए, 6 रह गए और 2 नए मिल गए, तो कितने बच गए, 8। तो ये बात ध्यान रखना, वर्तमान में 9 ना होके 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। ये एक सवाल आया था, पीछे ITBP की एग्जाम हुई थी 4 महीने पहले। उसमें सवाल पूछा गया कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, न कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, तो 9 थे, 9 में से एक कम होते कितने बच गए? 8 बच गए। तो अपन ने अनुच्छेद 1 की बात की। भारत अर्थात इंडिया, तो भारत के संविधान में हमारे देश का नाम दिया है। उसके राज्यों का क्या है? संघ है। संघ नहीं है तो यूनियन है। उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि 8 क्यों हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। साथ साथ में नोट्स बनाना, लापरवाही बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन्हीं में से सवाल उठ के आएंगे। जो थ्योरेटिकल सवाल बनेंगे सब कवर करेंगे अपन, सारे सवाल कवर करेंगे। एक भी सवाल आपको इधर उधर से नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो सवाल बनेंगे वो आपको बोर्ड से सवाल मिलेंगे। और नोट्स की तरह अपन पढ़ रहे हैं कि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, और वीडियो में आप जो देख रहे हो, पढ़ रहे हो साथ साथ में, वो भी आपके आने वाले एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए सही साबित हो। आगे अनुच्छेद नंबर 2 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोलेगा? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करेगा। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना करने की जो विधि है वो बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना करने की विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। स्थापना करने की विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ये चीज ध्यान रखना। किसी दूसरे देश का हिस्सा, देखना, मान लो किसी बाह्य या बाहरी कोई दूसरा देश है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा या श्रीलंका का कुछ हिस्सा अगर इंडिया में शामिल कर रहे हैं, हमारे देश में मिला रहे हैं, तो उससे संबंधित जो कानून बनाने का काम है वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना। नए राज्य का प्रवेश, हमारे देश में नए राज्य को मिलाना या नए राज्य की स्थापना, उस पे जो विधि का अर्थ मैंने पहले बताया क्या होता है? कानून, नियम होता है। तो विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। तो दूसरे देश से कुछ हिस्सा अगर अपने देश में मिलाएंगे, हमारे देश में अगर मिलाएंगे, तो उसमें संसद अपना कानून बनाएगी। और ये ऐसा जो कानून होता है या ऐसा जो बिल होता है जो संसद में पारित होता है, संसद में पारित होता है, वो किसकी पूर्वानुमति से संसद में पहले तो पेश किया जाता है? तो ये किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ये बात आप ध्यान रखना। एक आपने इसमें और सुना होगा, ये अनुच्छेद 2 बोलता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने का जो अधिकार है, उस पर जो विधि बनेगी वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। एक आपने सुना होगा अनुच्छेद 2A, अभी तो नहीं है ये, लेकिन आपने सुना होगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा अनुच्छेद 2A में क्या है। तो अनुच्छेद 2A में क्या है? आपने देखा होगा कि सिक्किम क्या बना था? भारत का राज्य बना था। सिक्किम भारत का राज्य बना, तो पहले तो वह भारत का क्या बना? सह राज्य बना। क्या बना? सह राज्य बना। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। ध्यान से देखना, 35वां संविधान संशोधन 1974 में जब सिक्किम को
भारत का सह राज्य बनाया गया। किसको? सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। तो उसके साथ भारत में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? अनुच्छेद 2A। ध्यान से देखना, सह राज्य एक चौथी कैटेगरी आपके पास निकल के आई। ना तो वो किस में शामिल हुई? राज्य बना, पूर्ण राज्य, ना ही वो केंद्र शासित बने प्रदेश बना, और ना ही अर्जित क्षेत्र में आया। वो एक चौथी कैटेगरी निकल के आई, तब संविधान में संशोधन हुआ। आगे मैं बताऊंगा संविधान में संशोधन नहीं होता है किस हिसाब से और किस हिसाब से होता है, आगे अपन बात करेंगे अनुच्छेद 4 में। लेकिन यहाँ संविधान में संशोधन हुआ, एक 4 नंबर कैटेगरी या चौथी कैटेगरी निकल के आई शहर राज्य की, जो हमारे पास नहीं थी। इसीलिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य बनाया। किसको? सिक्किम को। सवाल आता है, जब सिक्किम भारत का सह राज्य बना उस टाइम भारत में पीएम कौन था? उस टाइम भारत में पीएम कौन था? ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, ये साइड के जो पॉइंट है ना, यही सवाल आते हैं एग्जाम में। ये जो इधर उधर की बातें हैं और जो टच करती है अपने मेन पॉइंट को, वही सवाल पूछे जाते हैं। तो उस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। ये चीज ध्यान रखना, पीएम कौन था जब सह राज्य बना सिक्किम? इंदिरा गांधी। अब 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा तो सिक्किम सह राज्य बना, लेकिन उसके बाद में सिक्किम की जो जनता थी वो विरोध करने लगी कि हमें तो भारत का पूर्ण राज्य बनना है, हमें तो भारत का पूर्ण राज्य बनना है। इसलिए फिर संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि भारत का पूर्ण राज्य सिक्किम कब बना? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सह राज्य कब बना? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। ध्यान में आया बात? तो ये चीज ध्यान रखना। और ये कौन सा राज्य बना था भारत का? 22वां राज्य बना। कितने नंबर का राज्य बना? 22 नंबर का राज्य बना। तो अपने क्या पढ़ा इसके तहत? एक बात ये, इसके तहत ये पॉइंट हट गया था 2A नहीं रहा, क्योंकि ये सह राज्य बन गया। और जो राज्य थे उनकी तरह ही ये राज्य बन चुका है। और जो राज्य थे यहाँ पे सह राज्य बना, लेकिन यहाँ पे जब पूर्ण राज्य बना तो जो और राज्य हैं झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उनकी तरह सिक्किम भी भारत का एक हिस्सा या एक राज्य बन चुका था। तो ये 2A का कोई मतलब नहीं रहा। ध्यान देना, मैंने क्या बताया? अनुच्छेद 2A में सिक्किम सह राज्य बना जब 1974 में, तब जोड़ा गया इसको 2A को। फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, तो ये 2A क्या हो गया? खत्म। और पूर्ण राज्य का दर्जा ये सवाल पूछते हैं कब मिला? 1975 में, जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तब। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद आर्टिकल 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने की जो विधि होती है वो बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है? समझ में अगर आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर, इस चैनल को जरूर शेयर करना। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 बोलता है कि नए राज्य का है, अनुच्छेद 3 बोलता है नए राज्य का गठन, प्रवेश अपन बात कर चुके हैं किसमें? अनुच्छेद 2 में। तो यहाँ नए राज्य का गठन, अपने देश में किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे तब अनुच्छेद 3 आएगा। नए राज्य का गठन, किसी पुराने राज्य का नाम, किसी पुराने राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो ध्यान रहना, अपन ने क्या पढ़ा?
नए राज्य का गठन, किसी पुराने राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये चीज ध्यान देना कि कोई नया राज्य का निर्माण किया जा रहा है देश में, तो वो नए राज्य का निर्माण भी कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन? संसद। और किसी पुराने राज्य है, कोई पुराना राज्य है, उसका नाम चेंज करना है, कोई पहले का बना हुआ राज्य है, उसका नाम चेंज करना है, तो नाम भी चेंज कौन कर सकता है? यहाँ पे संसद। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, संसद करेगी। उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, संसद करेगी। और ये जो संसद के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या उस राज्य की भी अनुमति आवश्यक है या नहीं? ध्यान देना, यहाँ जो संसद नाम में चेंज कर रही है, सीमा परिवर्तन कर रही है, क्षेत्र परिवर्तन कर रही है, तो क्या वो उस राज्य की विधानमंडल से पूछेगी क्या? तो ध्यान देना बात पे। शक्ति संसद के पास है, ठीक है, शक्ति संसद के पास है, लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव जो नाम चेंज करने वाला है, ऐसा प्रस्ताव, लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव संसद में जाएगा, ऐसा प्रस्ताव संसद में जाएगा, तो सबसे पहले तो मैंने बताया आपको किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। नंबर 2 बात, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के, संबंधित राज्य की विधानमंडल से राय लेगा। मान लो, इस बात का अर्थ मैं बताता हूं। मान लो यूपी का नाम मध्य प्रांत हो रहा है, यूपी का नाम मध्य प्रांत हो रहा है, तो पहले तो वो प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस राज्य से, यूपी का जो नाम चेंज हो रहा है, तो यूपी के विधानमंडल से पूछेगा कि हम आपके राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, आप अपनी इस पर राय दो। अब जो विधानमंडल होगा, जो विधानमंडल होगा, वो अपनी राय चाहे ना में दे और चाहे राय हाँ में दे। सुनना, चाहे वो बोले कि नाम चेंज कर दो, चाहे वो मना करे कि नाम चेंज मत करो, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान देना इस बात पे, चाहे वो ना करे और चाहे हाँ करे, इस बात से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल उससे तो पूछा जाता है, उससे तो पूछा जाता है कि हम आपके राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, हम आपके राज्य की सीमा चेंज कर रहे हैं, आप अपनी राय दो। तो वो राय ना में दो चाहे हाँ में दो, वो बात इस प्रस्ताव पे कोई भी प्रभाव डालने वाली नहीं है। अब वो कितने समय में राय दे, ये समय डिपेंड करेगा दोस्तों किस पे? राष्ट्रपति पे, कि राष्ट्रपति कितने समय के अंदर अंदर उसे राय के लिए समय दिया है उन विधानमंडल को। चाहे तो 7 दिन दे सकता है, 1 महीने दे सकता है, 6 महीने दे सकता है। अगर राय ना में दे, आपके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सन 2014 में, सन 2014 में आपको पता है आंध्र प्रदेश की विधानमंडल में एक प्रस्ताव भेजा गया कि आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर रहे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर रहे हैं। मैंने बताया नए राज्य का गठन कर रहे हैं तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश की विधानमंडल ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमें अलग नहीं होना है। वो बोल रहे थे कि हमें अलग नहीं होना है, लेकिन आपके सामने है उदाहरण, अलग हो गए। आज तेलंगाना नाम का भी एक राज्य नजर आ रहा है आपको,
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो प्रस्ताव किस में रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा, और संसद अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उस राज्य का नाम चेंज हो जाएगा। किसी राज्य से 2 राज्य बनाने हैं तो वो 2 राज्य बन जाएंगे, सीमा में चेंज कर रहे हैं तो वो सीमा भी चेंज हो जाएगी। ये किस बात से समझ सकते हैं अपन, आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात इसमें और लिखी हुई है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो किस बहुमत से होंगे, साधारण बहुमत से होंगे। 2 और 3 में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो साधारण बहुमत से पारित होंगे। किस बहुमत से पारित होंगे, साधारण बहुमत से पारित होंगे, साधारण बहुमत से पारित होंगे। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से पारित होंगे। अनुच्छेद 2 का विधेयक हो और चाहे अनुच्छेद 3 का प्रस्ताव हो, चाहे विधेयक हो, दोनों साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से पारित होंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 4 बोलता है कि आपने जो अनुच्छेद 2 और 3 में किसी नए राज्य का प्रवेश हो, चाहे स्थापना हो, किसी नए राज्य का गठन हो, चाहे पुराने राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो, ये ऐसे जो विधेयक होंगे या ऐसे जो प्रस्ताव आप जो पास करोगे वो अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ध्यान देना, बोलता क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। दोबारा सुन लेना लाइन को, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो रहा है तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। ध्यान देना, संविधान में संशोधन कैसे होता है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। संविधान संशोधन, भारत में अगर आपको कोई पूछता है कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है, भारत में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और तीसरा क्या आएगा? विशेष बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों द्वारा, आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित या अनुमोदन आवश्यक है। आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अनुमोदित या अनुमोदन होना आवश्यक है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से या अनुमोदित से होता है। अब साधारण बहुमत अगर इसमें आ रहा है, और आपने पीछे बात भी की अपन ने कि जो 2 और 3 में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, तो फिर संविधान में संशोधन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन है वो केवल और केवल इन 2 ही बातों को मानता है, या उसमें ये 2 ही बातें लिखी गई हैं, विशेष बहुमत और विशेष के साथ साथ आधे से अधिक राज्य। ये 2 ही हैं, ये साधारण बहुमत इसमें नहीं लिखा गया है, ये साधारण बहुमत इसमें नहीं लिखा गया है। इसीलिए अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रस्ताव पारित होंगे या जो परिवर्तन होंगे, नए राज्य का मिलाना हो, चाहे किसी के नाम में परिवर्तन करना हो या कोई क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन हो, तो वो किस में नहीं माने जाएंगे? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। समझ में आएगी अब ये बात कि साधारण बहुमत से जो पारित होगा वो संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा?
किसी भी कंडीशन में हो, आप ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में जो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में संशोधन कब माना जाएगा? जब विशेष बहुमत हो, विशेष के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत हो तब। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। पीछे की क्लास में मैंने बताया, जब अपन भारतीय संविधान के स्रोतों की बात कर रहे थे तो संविधान संशोधन अपन ने कहाँ से लिया है, तो मैंने क्या बताया, 360 एक्ट है ये। अपन को क्या याद रखना है, 360 मतलब AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से। इसका मतलब संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये चीज़ कवर हो गई। अनुच्छेद 4 बोलता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माने जाएंगे? संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि इनमें जो प्रस्ताव पारित होता है 2 और 3 में वो साधारण बहुमत से होता है, और साधारण बहुमत किस में नहीं आता है? अनुच्छेद 368 में नहीं आता है। इसमें 2 ही बातें हैं, विशेष बहुमत और विशेष के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत की बातें की गई हैं। तो ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी में आगे पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने राज्य थे, फिर कौन कौन सा राज्य कब बना और कैसे बना, वो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।